हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यस, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बार इस पर क्वेश्चन आता है, या आपको बहुत बार ऐसा बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर टाइप पर आप जो है एक शॉर्ट नोट है लिख लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एकेडमिक पर्सपेक्टिव से। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं एक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इन डेप्थ समझना इन इजी लैंग्वेज। मैं आपको पहले याद दिला दूं कि हमने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर सारे पार्ट्स यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे पार्ट्स को लाइन में देखिए, बीच में से मत देखिए, सो दैट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत ना हो। हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर, आप उस पर जाइए और लाइन से एक एक वीडियो देखना शुरू कीजिए। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ कितने इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग साथ में देखेंगे। तो वन बाय वन करके एक एक इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। यस, नाउ इन बेरर इंस्ट्रूमेंट किसको पैसे मिलने वाले हैं उसका नाम नहीं लिखा होगा। द पेई नेम इज blank. When you specify the name of pay with words bearer, or if there is an endorsement, but it is not endorsement in full, it is endorsement in blank, then we say it's a bearer instrument. Such instrument में mere delivery से काम चल जाएगा. So when you endorse by mere delivery or you hand over the instrument by mere delivery without mentioning the name of the pay, we will say it is a bearer instrument. Clear? लेकिन अगर मैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक जिसको आप पे करने वाले हैं उसका नाम मेंशन्ड है, दो और आगे लिखा है और हिज ऑर्डर। इसका मतलब पेबल टू पर्सन, पेबल टू पर्सन या फिर पेबल टू पर्सन और हिज ऑर्डर। मतलब एक तो जिसका नाम लिखा है उसको पे कर दे, या तो वो जिसको बोलेगा उसको पे कर दे, और पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज फिल। और ये लास्ट एंडोर्समेंट इन फिल का मतलब आपको मालूम है एंडोर्समेंट इन फुल। दो एंडोर्समेंट्स हैं, हमने एक और एक वीडियो बना रखा है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, एंडोर्समेंट इन फुल, आप वो ध्यान से देखना, उसमें आपको बराबर से समझाया जाएगा। याद रखिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बाय मियर डिलीवरी नहीं होगा, इट विल बी एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। श्योर अबाउट दिस। तो अगर कोई मुझे प्रॉपर डिस्टिंग्विश बनाना चाहे तो मैं क्लियरली बता सकता हूं कि बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस क्या है। बेरर इंस्ट्रूमेंट में नाम नहीं होगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नाम भी मेंशन होगा। बेरर इंस्ट्रूमेंट इट्स एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में यहां पर एंडोर्समेंट इन फुल। बेरर इंस्ट्रूमेंट में आप और बेरर वर्ड ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में इट इज आइदर पेबल टू पर्सन और पेबल टू पर्सन और हिज ऑर्डर। श्योर अबाउट दिस। तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब उसके बाद दूसरे दो करेंगे, जैसे आपने यहां पर ये दो खत्म कर लिए, बेरर एंड ऑर्डर। अब हम देखेंगे इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, राइट, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब पहले आप इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को समझिए, फॉरेन अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन उन्होंने कही है इट शुड बी ड्रॉन और मेड इन इंडिया। ये कंफर्म कंडीशन है, दिस इज कंपल्सरी, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने बोला एंड सेकेंड कंडीशन है पेबल इन इंडिया, पेबल इन इंडिया, और फिर कहा और पेबल टू पर्सन
रेसिडेंट इन इंडिया। इसका मतलब आपको समझ में आया? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग दिस। पहले समझिए, हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? दो कंडीशंस हैं। मैं देखिए आपको कलर से एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले ये समझिए कि ये वाली जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, इट इज कंपल्सरी। मतलब अगर आपका इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ड्रॉन या मेड नहीं है तो आप सेकेंड कंडीशन पढ़िए ही मत, इट इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? लेकिन समझ लीजिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, either it can be promissory note or bills of exchange or check, is drawn or made in India, then the word comes and, मतलब then you can go for condition 2. अब condition 2 में there are 2 points, either of them will be okay. So if it is payable in India but it is payable to a person which is a non-resident, still it will be an inland bill. If it is payable in Japan but it is payable to a person resident in India, still it will be an inland bill. If it is payable in Jaipur to a person which is a resident in India, it is still an inland bill. इसका मतलब कंडीशन 1 तो कंपलसरी है, ये वाली कंडीशन तो कंपलसरी है। इसके अगर ये आपकी फुलफिल नहीं होती तो ये डायरेक्ट फॉरेन बिल है। कंडीशन 2 में ये दोनों में से, इसीलिए ये दोनों के बीच में और डाला गया, ये दोनों में से कोई भी एक कंप्लाई हो जाए, इट विल बी इनलैंड। अगर दोनों ही कंप्लाई नहीं होती तो फिर ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस? इसीलिए मैंने जानबूझ से फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के 3 एग्जाम्पल बताइए। देखिए यहां पर लिखा है बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। अब मुझे बताइए, क्या मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ फॉरेन बिल। यहां पे क्या बोल रहे हैं? बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। क्या मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सब मालूम है कि इट्स अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अभी देखिए यहां पे लिखा है बिल ड्रॉन इन इंडिया, हाँ तो मुझे आगे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं? मेड और पेबल आउटसाइड इंडिया। लो बोलो, मतलब सेकंड का फर्स्ट भी फुलफिल नहीं हो रहा है। एंड ड्रॉन अपॉन अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब सेकंड कंडीशन की दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हो रहा, अगेन इट विल कंसिडर एज अ फॉरेन बिल। तो समझने के लिए मैं अभी आपके सामने जो लाइट ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये जो मैंने लिखा है इसको कहीं पे लिख लीजिए कि कंडीशन 1 कंप्लाई करना जरूरी है, कंडीशन 1 कंप्लाई करना जरूरी है, और कंडीशन 2 में से कोई भी एक कंप्लाई होना जरूरी है, तो आप इसको इनलैंड बिल कहेंगे, वरना इट विल बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी यहां तक सबको समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड इनलैंड, फॉरेन, बेरर एंड ऑर्डर, लेट अस अंडरस्टैंड another one, which is inchoate instrument. Now this is inchoate वगैरह मत करो, inchoate instrument. Now what is inchoate instrument? इसका मतलब in simple words is incomplete instrument, ठीक है? incomplete को हम कहेंगे inchoate instrument. अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी किसी को कोई इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता हूं तो हम कहेंगे इट्स एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. I was in a rush and one of my staff stated that sir we want salary, so they know what is the amount that I pay them. So I made a check और यहां पर ना मैंने नाम लिखा ना अमाउंट लिखा, मैंने सिर्फ साइन कर दिया and I handed over this check to these people, right? Now when I handed over the check, they know their name, they know their salary, they could have easily filled the details and handed over to the respective banker, right? अब जब ये चेक के सारे डिटेल्स मैंने नहीं फिल किए तो हम इसे कहेंगे इट इज एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट. Is this clear? But let us say, for example, one of my staff, obviously they are very nice, but consider one of my staff to whom I pay 10,000 salary. उसने क्या किया? उसने अपना नाम लिखा, let us say उसका नाम है ABC, उसने अपना नाम लिखा और चेक पर लिख दिया 20,000. क्या कह दिया? चेक पर लिख दिया 20,000.
अब मुझे बताइए उसकी सैलरी कितनी है 10,000, उसने कितना लिख दिया 20,000। द रूल सेज क्या मैं लाइबल हूं ये पे करने के लिए? नहीं, द रूल सेज, द इंकोएड इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट सेज आई एम नॉट लाइबल। वाई सर? बिकॉज उसने फ्रॉड किया है, वो एचडीसी नहीं है, दैट कंसर्न पर्सन इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Let us take a same example. I was in a rush and I wanted to leave in a hurry, but at once one of my staff said, "Sir, I want salary एक दिन एडवांस में." सो मैंने वैसे ही चेक बनाया, आपके सामने है, पे सिर्फ साइन किया, अमाउंट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। अब उस कंसर्न पर्सन जो मेरा एम्प्लॉय था उसको अपना रेंट पे करना था, और उस लैंडलॉर्ड जो था उसका नाम था राज। तो ये मेरे एम्प्लॉय ने क्या किया, उस चेक पे लिख दिया राज, और उसका रेंट था 20,000, उसने 20,000 अमाउंट लिख दी और ये उसके लैंडलॉर्ड को दे दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मैं राज को 20,000 देने के लिए लायबल हूं? गाइस, द करेक्ट आंसर इज यस, आई एम लायबल टू राज। सर व्हाई? पहले तो नहीं थे, अभी है। बिकॉज राज इज HDC, that is holder in due course. उसने ये इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में लिया है एंड फॉर वैल्यू लिया है, एंड therefore I am liable to राज। ओके सर, मतलब आपने एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट किसी को दिया लेकिन उसने आप पर फ्रॉड किया, गलती से या जानबूझ से झूठ अमाउंट लिखा, तो यू आर नॉट लायबल टू पे हिम ओवर एंड अबव द अमाउंट व्हाट यू इंटेंड टू पे। बट अगर वही इंस्ट्रूमेंट किसी एचडीसी के हाथ में आता है, देन यू आर लायबल टू पे दैट पर्सन इवन इफ यू वर ओनली इंटेंडिंग टू पे 10,000 रुपीज। परफेक्ट एवरीबडी। ना 2 मिनट के लिए, आई होप ये आपको कंसेप्ट पूरे समझ में आ गई। अब मैं 2 मिनट के लिए यहां पर सिर्फ चेक के जगह पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना चाहता हूं। सो लेट अस से दिस इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे हम स्टैंप लगाते हैं। और मैं आपको एक बता दूं कि जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अमाउंट का होगा, लेट अस से अगर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1 लाख का है, तो आपको मिनिमम स्टैंप ड्यूटी, मिनिमम जो स्टैंप आपको उस पर लगाना होता है वो है 0.01% का। कितने का? 0.01% का। तो 1 लाख का 0.1% कितना आता है? इट कम्स टू 10 रुपीज, राइट? अब मैंने इस पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर 10 रुपीज का स्टैंप लगाया और इसको ऐसे ही ब्लैंक, ना नाम लिखा ना अमाउंट लिखा। अगेन मैं बोलता हूं, मैंने मेरे स्टाफ को दे दिया, ठीक है, क्या आई प्रॉमिस आई विल पे यू आफ्टर सो एंड सो डेट। अब उसने अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया और लैंडलॉर्ड ने यहां पर लिख दिया 1,20,000। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या मैं लाइबल हूं 1,20,000 पे करने के लिए? तो गाइस, पहले तो आपने देखा, मैंने कहा कि यस आई एम लाइबल टू द लैंडलॉर्ड, दैट इवन इफ आई इंटेंड टू पे 10,000, माय इंटेंशन वाज ओनली टू पे 10,000, बट नाउ आई हैव टू पे 20,000 बिकॉज दैट इंस्ट्रूमेंट वाज इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट इज HDC. But in the given case, even though that landlord is a holder in due course, I am only liable to the extent the stamp duty covers. And in this particular case, if there is a stamp duty of 10 rupees that I have stick on that particular bills of exchange, it only covers an amount to the extent of 1 lakh, and therefore I am not liable to pay to the landlord 1,20,000. इज दिस एकदम क्लियर? अगर आप ये मेरा जो पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है अब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर अ पेपर स्टैम्प्ड एज पर द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आइदर wholly blank or written on it incomplete, he may prima facie give the authority to the holder to make it complete as the case may be upon the negotiable instrument for any amount specified and not exceeding the amount covered by the stamp. कितना बड़ा स्टेटमेंट है विदाउट फुल स्टॉप, लेकिन आई होप अब आपको समझ में आएगा क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल से पहले समझा दिया। द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लायबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच ही हैज साइन्ड द सेम टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स, टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स यू विल बी लायबल फॉर सच अमाउंट provided that no person other than the holder in due course shall recover from the person delivering the amount anything in excess of the amount intended by him to be paid thereof. मतलब ये जो मैं ब्लैक में बता रहा हूं, ये पॉइंट कह रहा है कि अदर देन अगर कोई HDC है तो यू कैन नॉट रिकवर द अमाउंट
more than in excess of what you intend to pay. But अगर HDC है तो that concerned person can recover, but वो भी उतना ही रिकवर कर सकता है जितना स्टैम्प ड्यूटी कवर करता है. Sure about this? तो इनकोएट मतलब जब आप किसी को कोई पूरा फिल नहीं करते हो इंस्ट्रूमेंट को और ऐसे ही इनकम्प्लीट दे देते हो, उसे हम कहेंगे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट. Sure about this? Let us read the next one, that is ambiguous instrument. Now the ambiguous instrument, the rule states आपको पता नहीं चल रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है. और आप ये समझ सकते हैं ये कब हो सकता है. प्रोमिसरी नोट में देयर आर टू पार्टीज. तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है और वो अपने आप ऊपर ही ड्रॉ कर रहा है इन फेवर ऑफ थर्ड पर्सन, या तो ड्रॉ ही अगर फिक्टिशियस पर्सन है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फिर 3 नहीं 2 ही लोग रहेंगे. तो अब जबकि प्रोमिसरी नोट में 2 लोग रहते हैं, द कंसर्न पर्सन हु पेज एंड देयर इज वन पर्सन हु विल रिसीव, एंड इफ द सेम इज हैपनिंग इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर जिसके पास ये प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी तक रहेगा, जिसको पैसे मिलने वाले हैं, इट इज द होल्डर हु विल डिसाइड कि उसको ये इंस्ट्रूमेंट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट करना है या प्रोमिसरी नोट. ये तब होता है जब ये क्लियरली पता नहीं चल पाता जो डॉक्यूमेंट बना है कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट. इन अदर वर्ड्स, होल्डर डिसाइड करेगा कि फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को प्रोमिसरी नोट माना जाए या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और रूल कहता है एक बार आप जो आपके डिस्क्रिप्शन पर है, एक बार आप उसको जो एक फिक्स ट्रीट कर लो. लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट किया तो फिर आप उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही ट्रीट करेंगे. वंस यू एक्सरसाइज ऑप्शन, उसके बाद होल्डर उसकी काइंड नहीं चेंज कर सकता. मतलब एक बार अगर आपने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रीट किया तो वंस इट इज डन, वंस द डिसीजन इज टेकन, लेटर ऑन यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ प्रोमिसरी नोट. और अगर आपने उसको पहले प्रोमिसरी नोट की तरह कंसिडर किया है तो लेटर इट कैन नॉट बी चेंज एंड कंसिडर इट एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. श्योर अबाउट दिस? सो एन इंस्ट्रूमेंट वेर यू आर नॉट क्लियर वेदर इट्स एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, सॉरी वेदर इट्स एन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, सच इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट. श्योर अबाउट दिस? तो यहां तक हमारा इनकोएट एंड एम्बिगियस हो गया. अब हम डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करेंगे. सो डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको मालूम है कि इसमें कोई टाइम, इसमें कोई डेट, इसमें कोई मंथ नहीं लिखा होता. इट इज डायरेक्टली पेड आइदर ऑन डिमांड. सो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज where no time is mentioned is actually payable on demand. चेक की हम क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि सबको ही मालूम है, हमने पिछले वीडियोस चेक पर 3 वीडियो बनाए हैं, सबको ही पता है कि चेक्स आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. बट बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, इट कैन आइदर बी ऑन डिमांड, इट कैन बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट. सो इट इज ऑल्सो पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड और एट साइड और प्रेजेंटमेंट. अभी मैं यहां पर लाइट ग्रीन कलर से कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं. मेरे को ये एकदम परफेक्ट चाहिए. याद रखना अपने जीवन में, अगर कहीं पर भी ऑन डिमांड, एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट वर्ड आया, ये 3 वर्ड्स अगर आपको कहीं दिख गए तो याद रखना it is a demand instrument. I repeat, if you see these 3 words anywhere, understand that it's a demand instrument. I repeat, on demand, at site, on presentment. यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक सेपरेट हेडिंग करी है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक चीज है जो मैंने यहां पर अलग लिखी है, वो है आफ्टर साइट. मैं इसको चाहिए तो येलो में कर लेता हूं, आफ्टर साइट. अब आप थोड़ा समझिए मैं क्या कह रहा हूं. ये देखिए मैंने यहां पर भी ऊपर किया. मैं आपको ये 2 चीजें लिंक करके बता रहा हूं, मुझे बाद में दिक्कत नहीं चाहिए. आप देख सकते हैं मैं यहां पे 2 चीजें लिंक कर रहा हूं. याद रखिए, अगर एट साइट रहा तो इट्स अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, और आफ्टर साइट रहा तो इट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट. आई रिपीट, इफ इट इज एट साइट it will be a demand instrument. If it is after site, it is a time instrument. Time instrument क्या होता है, उसमें एक तो after site या on a specified day या on the happening of the event ऐसी चीजें लिखी होती है, और उसी के बाद आप जाकर सामने वाले से पैसे ले सकते हैं. श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो मेरे को याद रखना ये 3 शब्द, ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट. इट्स अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. अदर देन दैट इट्स अ टाइम इंस्ट्रूमेंट. चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट कैन आइदर बी डिमांड इंस्ट्रूमेंट, कैन आइदर बी टाइम इंस्ट्रूमेंट. क्लियर है?
ना जब आपको मेच्योरिटी कैलकुलेट करनी है, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी आपको अगर कैलकुलेट करनी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप समझें कि इट इज द बिल, द ड्यू डेट ऑन विच इट फॉल्स ड्यू. Now, how to calculate the due date? I hope you have read somewhere there is a concept known as grace days. Yes or no? Now, grace days का मतलब है आप 3 days ऐड करेंगे और मैच्योरिटी में, और फिर आपको आपका ड्यू डेट मिलेगा. इतना याद रखना है कि जो बिल ऑन डिमांड है उसमें ग्रेस डेज ऐड नहीं होते. जो बिल आपका टाइम इंस्ट्रूमेंट है उसमें 3 ग्रेस डेज आर अलाउड. श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी यहां तक आपको पूरा क्लियर है? तो अगर हम इसको एक बार पढ़ लें तो ये क्या कह रहा है? इन कैलकुलेटिंग द डेट at which the promissory note or bills of exchange is payable at a stated number of months after the date or after sight or after a certain event is at maturity, the period stated shall be held to terminate on the day of the month which corresponds when the day on which the instrument is dated or presented for acceptance or sight or noted for non-acceptance or protested for non-acceptance, or the event happens or where the instrument is a bill of exchange made payable at a stated number of months after sight and has been accepted for honor with the day on which it was so accepted. If the month in which the period would terminate has no corresponding day, the period shall be held to terminate on the last day of such month. तब ये पूरा पैराग्राफ अगर मैं आपको 2 मिनट एग्जाम्पल से बता दूं तो आपके लिए भी बहुत सिंपल हो जाएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस से फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो 1 जनवरी और मैंने आपको कहा 30 डेज, तो आप कैसे निकालोगे? तो 1 जनवरी में 30 डेज ऐड करेंगे तो कितना होता है? 31 जनवरी, और उसमें फिर आप 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 फरवरी. क्लियर है? सेम एग्जाम्पल को फिर से करता हूं. अगर मैं बोलूं 31 जैन में 30 डेज, अब मुझे बताइए 31 जैन में 30 डेज कितने आएंगे? तो 31 जैन में 30 डेज हम कंसिडर करेंगे और कंसिडर इट्स नॉट अ लीप ईयर, तो इट विल बी 2nd ऑफ मार्च, और फिर आप उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 5th ऑफ मार्च. इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? लेकिन मैं सेम कंसेप्ट, सेम एग्जाम्पल अगर अब यहां पर लूं एक बार, और आप देखिए इसमें डिफरेंस क्या है. अगर सामने वाला हमें डेज नहीं मंथ्स कहता है, डेज नहीं मंथ्स कहता है, अगर सामने वाला कहता है 31 जैन प्लस 1 मंथ, अब काफी स्टूडेंट्स 1 मंथ और 30 डेज को सेम कंसिडर कर लेते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. याद रखिए जब 31 जैन प्लस 1 मंथ हम कह रहे हैं तो आपको सिर्फ मंथ चेंज करना है, डेट को सेम रखना है. तो लेट अस से फॉर एग्जांपल यहां पर क्या आएगा? 31 फेब. अब मुझे बताइए मैंने मंथ चेंज किया, डेट सेम रखा, लेकिन क्या फरवरी में 31 डेज होते हैं क्या? नहीं, फरवरी में तो 28 डेज होते हैं. तो याद रखे जब अगर कोई डेट वो पर्टिकुलर मंथ में अवेलेबल ना हो तो फिर उस पर्टिकुलर मंथ की लास्ट डेट को लिया जाए, मतलब 20th फरवरी, एंड देन उसमें आप 3 डेज ऑफ ग्रेस आपके ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3rd मार्च. आई होप आपको जो पैराग्राफ हमने पीछे पढ़ा वो समझ में आया. इसका मतलब अगर मंथ बोला हो तो सिर्फ मंथ चेंज कीजिए, कीप द डेट कांस्टेंट. इफ दैट डेट इज नॉट देयर इन अ पर्टिकुलर मंथ, टेक द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ एंड देन ऐड 3 ग्रेस डेज. बट इफ दे हैव गिवन यू नॉट मंथ्स बट डेज, देन यू हैव टू प्रॉपरली कैलकुलेट द डेज एंड गेट अ डेट, और फिर उसमें आप 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे. श्योर अबाउट दिस? तो आई होप आपको समझ में आया कि हमें मेच्योरिटी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है. नाउ उसके बाद what if maturity पे there is a holiday? What if at maturity there is a holiday? The rule says if a promissory note or a bills of exchange at maturity is a public holiday, the instrument shall be deemed on the next preceding business day. मतलब अगर आपका जो 3 days ऐड कर नॉट 3 days के पहले 3 days ऐड कर जो डे आता है वो डे अगर पब्लिक हॉलीडे है तो हम क्या करें? जैसे अगर 23rd फरवरी 3 ग्रेस डेज ऐड कर वो डे आ रहा है और उस दिन पब्लिक डे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो हम क्या करेंगे? तो रूल कहता है फिर आप 23rd फरवरी नहीं, आप 22nd फरवरी कंसिडर करेंगे.
श्योर अबाउट दिस। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आई, अगर इमरजेंसी है जो हमें पता नहीं होता पहले से, तो लेट अस से 23 फरवरी हम पकड़ के चल रहे थे, और अगर लेट अस से कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, कोई नेशनल लीडर है उसकी डेथ हो गई, तो इमरजेंसी में हम नेक्स्ट डे लेंगे विच इज 24 फरवरी। तो याद रखना है, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो आपका 3 डेज ऐड करके जो डे आता है उसका एक दिन पहले लेना है, और अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है तो जो आपका डे आता है 3 डेज ग्रेस कैलकुलेट कर कर उसके बाद वाला दिन लेना है। यहां पर पब्लिक हॉलीडे का मतलब क्या है? पब्लिक हॉलीडे का मतलब संडेज एंड ऑल द हॉलीडेज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमेंबर, इट इज नॉट स्टेट बट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड, और संडेज विल बी कंसिडर्ड इन पब्लिक हॉलीडे। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी। सो यहां पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। यहां पर हमने सारे टाइप्स को कवर किया। एक टाइप जो है जिसका कोई पेयर नहीं है, इफ यू सी यहां पर डिमांड और टाइम हमने खत्म किया। सो ये दोनों का पेयर है ऑर्डर एंड बेरर, डिमांड एंड टाइम, इनलैंड एंड फॉरेन, एम्बिगुअस एंड इनकोएट। अकोमोडेशन बिल अगर आप 2 मिनट देख लें, सिंपल सा है। अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है हमें सामने वाले से पैसे नहीं चाहिए, सामने वाले से हमें कोई पैसे नहीं चाहिए इन द सेंस हमें सामने वाले से कोई पैसे नहीं लेने हैं, हम झूठ मूठ का बिल ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी, एंड ए स्टेट्स टू बी कि इज इट ओके इफ आई ड्रॉ अ बिल वर्थ 10,000 ऑन यू, बट बी कहेगा मुझे तो आपको 10,000 देना ही नहीं है, वाई शुड आई एक्सेप्ट दिस बिल? ए सेज इफ यू एक्सेप्ट दिस बिल ऑफ 10,000 आई विल डिस्काउंट इट विथ बैंक। मैं इसको अभी बैंक में लेके जाकर डिस्काउंट करूंगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल बैंक मुझे 9,800 रुपीज देगी, जो मेरे काम आएगा, मैं उसको आज यूटिलाइज कर सकता हूं, मुझे आज पैसों की जरूरत है। मेच्योरिटी पे मैं तुझे 10,000 दे दूंगा, तो बैंक जब तेरे पास आएगा तो तू बिल को ऑनर कर देना। तो ये जो 200 रुपीज है, एक तरह से ए इंटरेस्ट बोलकर अपना एक्सपेंडिचर कर लेगा, लेकिन एटलीस्ट जो पैसे उसको 2 महीने 3 महीने बाद मिलने वाले थे वो उसको आज मिल जाएंगे। बी ने इस अरेंजमेंट के लिए हाँ कहा, और हम इसे कहेंगे कि बी ने ए को समझकर अकोमोडेट किया, बी ने ए को समझकर अकोमोडेट किया, उसको हेल्प किया, और जबकि उसको पैसे नहीं देते फिर भी ऐसा बिल को एक्सेप्ट किया, ऐसे बिल को कहेंगे अकोमोडेशन बिल। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी। तो यहां पर हमने हमारा टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म किया। हमने देखा कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेरर इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट एंड योर एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट, एंड लास्टली वी सी अकोमोडेशन बिल। तो ये सारे टाइप्स हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। अच्छी तरह से पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए, पॉज कीजिए, वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छी तरह से कीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।